नमस्कार साहब। आपकी तारीफ तो जितनी भी की जाए कम ही है, क्योंकि आज जिस हिसाब से सेकंड जनरेशन के लोग भी यहाँ आए हैं, बच्चे जो आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस से आए हैं, तो वो आपका अट्रैक्शन हम समझ सकते हैं कि कितना मजबूत है इस फैकल्टी में। मेरा एक सोच था जो मैं आपसे थोड़ा क्लैरिटी चाह रहा हूँ। नारायण मूर्ति जी ने इन्फोसिस फाउंड किया, सर्टेन प्रिंसिपल और वैल्यू सिस्टम को लेके करा। उसका उन्होंने टेक ओवर किया मिस्टर सिक्का ने, और उन्होंने भी कोशिश करी कि कुछ चलाने की कोशिश करें, बट उन्होंने माइनर चेंजेस किए फॉर सक्सेशन ऑफ द कंपनी। लेकिन वो मिस्टर नारायण मूर्ति को ठीक नहीं लगे कि बोले जो मैंने वैल्यू सिस्टम एक बना दिया है इस कंपनी के लिए, उस वैल्यू सिस्टम पे ये काम नहीं हो रहा है, और ही वॉज फोर्स टू रिजाइन। तो उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, सब लोगों की डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन थी। आपकी इसमें क्या ओपिनियन है कि वेदर मिस्टर नारायण मूर्ति वॉज राइट और मिस्टर सिक्का वॉज राइट? मतलब प्रॉब्लम ये है कि मुझे बहुत डिटेल में पता नहीं है कि वहाँ क्या हुआ, इसलिए मैं स्पेसिफिक कमेंट तो नहीं कर पाऊँगा। अगर वो वैल्यू सिस्टम मुझे पता हो और डेविएशन क्या हुआ तो मैं बता पाऊँगा। पर मुझे ये ज़रूर लगता है कि अगर कोई कंपनी किसी बेसिक वैल्यू सिस्टम पे बनी है और उसका प्रमोटर अभी भी उसका मेजर शेयर होल्डर अगर है, तो उसकी अप्रोच को तो मानना लाजमी बात है। और मेरा अपना मानना ये है, जैसे एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वैसे कंपनी का भी होता है, जिसको हम ब्रांड कहते हैं। और अगर कोई कंपनी अपने ब्रांड इमेज से, अपने वैल्यू सिस्टम से दूर जाएगी, तो नज़दीक में दिखे ना दिखे दूर जाके नुकसान उसका होगा ज़रूर। तो यही चीज़ तो रोज़ फैमिली में होती है साहब। पेरेंट ने एक वैल्यू सिस्टम बना दिया, बेटा उस वैल्यू सिस्टम को नहीं करना चाह रहा, वो अपना डिविएट कर रहा है। तो यही तो जो आपने पेरेंटिंग बताया, उसमें यही तो आज इशू हो रहा है कि भाई मैंने एक एथिक्स बना दिए, एक मॉरल वैल्यूज़ बना दी, बट वो आज की जनरेशन के हिसाब से उनको लगता है कि नहीं, चेंज आना चाहिए। तो वहाँ पेरेंटिंग में कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए? इसमें ये बात अलग हो गई, ये ठीक वो बात नहीं। फादर ने वैल्यू सिस्टम बनाया, मतलब पहली बात तो फादर मदर ने मिलके बनाया तो ज़्यादा अच्छा है, केवल फादर बनाई अच्छी बात नहीं है, दोनों मिलके बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैं इसमें सारी अच्छी अच्छी बातें नहीं बोलूँगा, जैन समाज की अच्छी अच्छी बातें मैंने खूब बोली, मैं कुछ बुरी बातें बताऊंगा आपको। एक चीज मैं वो जो बोलना चाहेंगे उसमें मैं ऐड कर देता हूँ, जो बेसिकली हमारे हमारे यहाँ का जो कहना चाहेंगे जनरेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप, जनरेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप। मैं उस पर आने से पहले एक बात आपको बताता हूँ। जैन समाज के जो स्टेटिस्टिक्स आप पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत कम संख्या, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा, उद्यमशील व्यक्तियों की आबादी सबसे ज़्यादा है। पर कैपिटा इनकम में जैन समाज भारत का सबसे अग्रणी समाज है। पढ़े लिखे लोगों में 94% से ऊपर जैन लोग हैं, जो भारत के किसी भी धर्म से ज़्यादा है। ये बात भी सही है। दो और फैक्ट्स हैं। एक पॉपुलेशन होती है कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन में पुरुषों में जैन समाज भारत के किसी भी धर्म से आगे है, और महिलाओं की वर्किंग पॉपुलेशन में परसेंटेज में जैन समाज भारत में सबसे पीछे है। इधर भी टॉप पे है, उधर भी टॉप पे है। और हमें अपने समाज को समझने के लिए केवल तारीफ नहीं सुननी है, ये भी देखना है कि हम कहाँ पीछे हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, परिवार का वैल्यू सिस्टम पहली बात तो केवल पुरुष क्यों बनाए, पुरुष महिला मिलकर बनाए। अपने बच्चों को समझाएं, सिखाएं। जो डाउट है, एक शब्द वैल्यू है, एक नॉर्म है। डाउट वैल्यूज पे नहीं आता है, डाउट नॉर्म्स पे आता है। आपने कहा कि बेटा अहिंसा एक मूल्य है, बच्चे ने कहा ठीक है पापा अहिंसा एक मूल्य है, लेकिन उस अहिंसा को फॉलो करने के लिए आपने जो तरीके बनाए वो नॉर्म है, वो वैल्यू नहीं है, वो नॉर्म है। जैसे आप कह सकते हैं कि हम सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करेंगे क्योंकि कोई कीड़ा आ सकता है, मुंह में जा सकता है, जो प्राचीन काल में होता था। लेकिन एक पीढ़ी कभी आके बोलेगी अपने पेरेंट्स से कि पापा उस समय लाइट नहीं थी, अब तो लाइट है, ट्यूबलाइट जला के हम देख सकते हैं कि कोई कीड़ा नहीं आया। तो जिस समय ये नियम बना और आज के समय में, क्या अहिंसा के मूल्य पर रहते हुए भी हम थोड़ा सा लेट नहीं खा सकते हैं? मूल्य तो वही है, नॉर्म चेंज हुई। फिर मान लीजिए कल को जो समस्या आएगी हमारे परिवारों में, मैं शाकाहारी व्यक्ति हूं, मेरे परिवार में सब लोग शाकाहारी नहीं है, क्योंकि
अपनी अपनी चॉइसेस हैं। मैं शाकाहारी हूं और मरते दम तक शाकाहारी रहूंगा, क्योंकि मेरी चॉइस वही है। कल को मान लीजिए कि शाकाहारी परिवारों में कोई बच्चा ये कह दे कि पापा मैं तो अमेरिका में रहता हूं, मेरे सब दोस्त नॉनवेज खाते हैं, मैं नॉनवेज तो नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं अपने परिवार के मूल्यों का सम्मान करता हूं। पर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आजकल आपको शायद पता भी होगा, वेज चिकन आ गया है। वेज चिकन, उसमें कुछ नॉन वेज नहीं है, वेजिटेरियन चीजों को मिला के चिकन जैसा बना दिया है, टेस्ट भी चिकन जैसा है। अब कल को हमारे परिवारों में जब कोई बच्चा ये कहेगा कि मैं वो खाना चाहता हूं, तो फिर सवाल उठेगा कि ये वैल्यू की लड़ाई है या नॉर्म की लड़ाई है। मेरा मानना यह है कि हर पीढ़ी को यह समझना पड़ेगा कि अगली पीढ़ी के समय चीजें बदल जाती हैं। हम उन्हीं से ये उम्मीद ना करें कि वो हमें फॉलो करें, थोड़ा हम भी समझें उनके हिसाब से कि दुनिया कितनी आगे बढ़ी है, तो संवाद होगा, अच्छा रहेगा। जय जिनेंद्र, डॉक्टर विकास। मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग ऑफ दिस। मैं पहले किताबें बहुत पढ़ता था और रेगुलर पढ़ता था, लेकिन लास्ट 5-7 साल 8 साल से ऐसा हो गया भी किताबें पढ़ते हैं, कुछ मैसेज आ जाता है, उसको रख देते हैं। तो बुक्स को वापस बेटर वे में पढ़ने का कोई तरीका आप बताओ, क्योंकि आप इतना पढ़ते हो, इतना सब कुछ करते हो। क्योंकि मेरे पास किंडल भी है, लैपटॉप में भी किंडल है, सब जगह है, लेकिन वो नहीं कर सकता। फिजिकल बुक से कैसे पढ़ें प्रॉपरली? एक तो मैं पढ़ता कम हूँ, मैं दिखावा ज़्यादा करता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ। मेरे बारे में परसेप्शन है कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं उतना भी नहीं पढ़ता हूँ, शौक है मुझे पढ़ने का। लेकिन देखिए, किताब पढ़ने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीके, जैसे मैं किताबें खरीदता बहुत ज़्यादा हूँ। अब मैं आजकल कॉन्शियसनेस को रिसर्च कर रहा हूँ, जो चेतना है, जिसको जैन दर्शन जीव कहता है, उसे कोई आत्मा कहता है। बौद्ध लोग मानते हैं कि आत्मा होती ही नहीं है, चेतना प्रवाह है। चारवाक कहते हैं कि ना चेतना प्रवाह है, ना आत्मा है, ना जीव है। हर दर्शन अलग बात कहता है, हर धर्म अलग बात कहता है। उन सबको मैंने पढ़ा है। अब मैं आजकल स्टडी कर रहा हूं कि साइंस क्या कहता है। और दुनिया के इतिहास में केवल 30-40 साल हुए हैं जब हमने ब्रेन पे रिसर्च करनी शुरू कर दी है। EEG जब पहली बार आया, उसके बाद से हम ब्रेन को स्टडी कर पा रहे हैं और हमें पता है कि ब्रेन में चीजें कैसे काम करती हैं। तो एक विचार आज के लिए आ रहा है कि शायद आत्मा नाम की चीज है ही नहीं, केवल ब्रेन में न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज हैं। कुछ लोग नहीं मानते, कहते हैं कि आत्मा होती है। इस स्टडी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। इससे बहुत रिसर्च चल रही है और मैंने पिछले महीने में कम से कम 5 बड़ी महत्वपूर्ण किताबें मंगवाई हैं, कोई अमेरिका से, कोई इंग्लैंड से, कोई कहीं से, कि उनको पढ़ूंगा। सामने रखी हुई हैं और मैं रोज 2-4 पेज पढ़ भी लेता हूँ उसमें, सिर्फ इसलिए कि वो कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक से पढ़ने का एक ही तरीका है, क्योंकि जैसे आप व्यस्त रहते हैं, मैं भी व्यस्त रहता हूँ, मेरा फ़ोन भी बजता है, ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं। मैं अध्यापक हूँ, साथ में मैं उद्यमी भी हूँ और हमारी कंपनी में करीब 2,500 लोग काम करते हैं। काफ़ी ह्यूज चीज़ें हैं, तो मुझे उसमें बिजी रहना पड़ता है, वो भी करना होता है। अब पढ़ाई करते हुए फ़ोन तो आता है, व्हाट्सएप भी आ जाता है, ज़रूरी काम भी आता है। तो 2 तरीके हैं। अगर किताब पढ़नी ही है तो 1-2 घंटे के लिए फ़ोन को साइड में रख दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। मैं तो ऐसा करता हूँ, अक्सर करता हूँ कि फ़ोन को साइलेंट किया, एयरप्लेन मोड पे किया, कमरे के बाहर रखा और 2 घंटे पढ़ा। सबको बोल दिया कि 2 घंटे डिस्टर्ब मत करना, बहुत इमरजेंसी हो तो ही बताना। मेरे घर के लोग सम्मान करते हैं इस बात का। दूसरा तरीका आसान बताता हूँ आपको। अब मैंने, जैसे पेरेंटिंग पे बात इन्होंने बोला, मुझे कोई ऐसी एक्सपर्टीज तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं देखूं कि क्या क्या दुनिया में इस पर पढ़ाई हुई है। तो मैंने कुछ किताबें मंगवा ली पेरेंटिंग पे, मोटी मोटी। अब वो भी रखी है सामने। मेरी टेबल पर लगभग 300-400 किताबें रखी हुई हैं इस समय, जो मुझे पढ़नी है। और अलमारी में 2000 अलग से हैं, जो अभी नहीं पढ़नी है, बाद में कभी पढ़नी होंगी। रखी बहुत सारी। और मैं खरीदता तुरंत हूँ, मुझे कोई किताब मिलती है मैं तुरंत खरीदता हूँ या मंगवा लेता हूँ उसको, ताकि मुझ पर दबाव रहे कि ये भी पढ़नी है। अब मैंने तरीका क्या निकाला, मैं चैट जीपीटी पे गया। अब चैट जीपीटी के ज़माने में सारी मेहनत मैं ही करूँगा, तो फिर मैं स्मार्ट कैसे हुआ? मैंने उससे पहला सवाल पूछा। मैं चैट जीपीटी का पेड वर्जन यूज़ करता हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है, 4, अब 5 आने वाला है। मैंने उससे कहा, भाई पेरेंटिंग के बारे में दुनिया की सबसे अच्छी 10 किताबें बताओ कौन सी हैं। उसने 10 किताबों की लिस्ट दे दी। फिर मुझे क्या करना, मैंने कहा इन 10 के 10 का एसेंस बताओ, क्रक्स बताओ,
फिर वो बेचारा मेहनत करता रहा 5-7 मिनट तक। 10 की 10 किताब को मैंने लिख भी दिया कि 1000 से 2000 शब्दों में हर किताब का चाहिए। 1 से 2000 शब्दों में हर किताब का क्रक्स उसने बता दिया। मैंने वो क्रक्स पढ़ा, 2-4 बातें काम की लगी, नोट कर ली, हो गया। हाँ, ऐसी कई ऐप्स है। एक इंस्टा रीड्स है, मैं वो भी यूज करता हूँ। तो इंस्टा रीड्स पे यही होता है, दुनिया की सारी अच्छी किताबें उनके समरी मिल जाती है, आप समरी पढ़िए। यूट्यूब पे एक चैनल है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वन बेटर कुछ ऐसा नाम है, हर किताब की समरी है 15 मिनट में। आप स्पॉटिफाई पे जाएंगे, वहां ऐसी समरीज मिल जाती हैं। ऑडिबल पे जाइए, वहां समरीज मिल जाती हैं। तो आप किताब पढ़ना पुराने जमाने की बात है, आज तो किताब सुनने की चीज है। सैर करने निकल जाइए, एक किताब रास्ते में सुन लीजिए कि जब गए थे और आए हैं, बीच में 4 किताब पढ़ ली उस बीच में। आजकल तो बड़ा आसान है। और जिस किताब को सुन के लगे कि ये धांसू किताब है, वो पढ़िए ध्यान से। तो मैं आजकल बड़ा सिलेक्टिव हूँ, किताबें इतनी ज्यादा दुनिया में है, कैसे सब पढ़ें। तो मेरा तरीका, अब जैसे जैनिज्म पर मुझे बात करने का मन था बीच में। ओशो जैन समाज से थे, उनका मतलब चंद्रमोहन जैन नाम था उनका। वो आप लोग 13पंथी, 20पंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक कम्युनिटीज में हैं। वो दिगंबर जैन में 13पंथी, 20पंथी के अलावा एक और कम्युनिटी है जिसका नाम तरणपंथी है। आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं पता, उसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। तरणपंथी, उसके आचार्य थे तरण तारण नाम के। उन आचार्य पे उन्होंने अपनी सबसे पहली 2 किताबें लिखी ओशो ने। ओशो की पहली स्पीच 1965 में स्वामी तरण तारण के बारे में है। ओशो के आश्रम में जो नग्नता आप देखते हैं, उसका मूल असर दिगंबर परंपरा से आ रहा है। और जब ओशो दार्शनिक हुए तो जैन समाज में खुशी की लहर छा गई कि एक इतना अच्छा विचारक हमारे समाज से आया है। पर 2 मुद्दों पर झगड़ा हुआ और वो जैन समाज से अलग हो गए। जैन समाज ने उनको अलग कर दिया, उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, मैं ही हो जाता हूं, तो वो अलग हो गए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने जैनिज्म पर 4 इतनी मोटी मोटी बुक्स लिखी हैं। मैंने वो भी मंगवा ली हैं, वो भी रखी है मेरे सामने। तो क्या होता है, जो किताब सुनने में उपलब्ध है सुन लीजिए, जिसकी समरी उपलब्ध है पढ़ लीजिए, जिसको सुन के या समरी पढ़ के लगे कि ये कमाल की चीज है, उसे पूरा पढ़िए। इस तरह से आप मतलब 1 साल में कम से कम 50-100 नई किताबों को जान पाएंगे। और मैं अक्सर बोलता हूं कि एक किताब पढ़ने का मतलब है आपने किसी और व्यक्ति के 40 साल की जिंदगी को जी लिया। उसने 40 साल पढ़ के सोच के जो लिखा, आपने एक दिन में पढ़ लिया। तो हमारी शारीरिक आयु जैसे मेरी 50 साल है, हमारी सांस्कृतिक आयु 5 लाख साल है हम सबकी। पिछले 5 लाख साल में इंसान ने जो जो सीखा, शिफ्ट करता गया, ट्रांसफर करता गया, वो सब हमें मिल गया, मुफ्त में मिल गया। और जिसने हर साल 100 किताब पढ़ ली है, सुन ली, 40 मान ले एक को, तो हर साल 4000 साल का हो रहा है वो आदमी, विजडम में, समझदारी में। तो किताब सुनिए, पढ़िए, समरी पढ़िए। विकास सर, आपने सबसे पहले कहा कि हमको बच्चों में खुशी ढूंढनी चाहिए जी, हर चीज के अंदर में खुशी होनी चाहिए। आज का बच्चा अपने दुखों से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुखों से दुखी है। कंपटीशन में मेरे पास मारुति है, तकलीफ नहीं है, उसके पास में ओडी है, तो वो अपनी मारुति छोटी लगती है। अपने पास साधारण पेन है, उसके पास बहुत ब्रांडेड पेन है, तो उसको खुशी कैसे दी जाए, कहाँ उसको सेटिस्फाई किया जाए कि वो अपने दुख, कोई दुख नहीं है, अपना दुख नहीं है, लेकिन दूसरों का जो ज़्यादा सुख है वो उसके दुखों का कारण बन रहा है, इसलिए वो खुश नहीं है। और हमेशा आदमी भविष्य के लिए सोचता है, भविष्य पाता है पता नहीं, वर्तमान भविष्य के लिए खो देता है, और भविष्य आता कब है यह पता नहीं। 80 साल में भी वो भविष्य के लिए काम कर रहा है, वो भविष्य कब आएगा उसमें इंसान फंसा हुआ है। इसके बारे में आपका क्या चिंतन है? सर, पहली जो बात है, 2 बातें हैं। पहली बात आपने कहा कि आज के बच्चे लास्ट दूसरों के सुख से दुखी हैं। दरअसल ये बात जितनी बच्चों पर लागू होती है उतनी हम पे भी लागू होती है। ये बात तो हर पीढ़ी के लिए है। तो ऐसा नहीं कि बच्चे ही दूसरों के सुखों से दुखी हैं, हम लोग भी होते हैं। पर बच्चे गहराई में समझ नहीं पाते क्योंकि वो छोटे हैं, उनका भी विचार करने का कौशल उतना नहीं है। 30-35 की उम्र के बाद धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि जो है उसमें खुश होना सीखो, हर चीज़ नहीं मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से
बच्चों को समय दीजिए, समय आएगा तो इन बातों को समझेंगे कि हर चीज़ जीवन में नहीं मिलती है। और इसका तरीका जो अच्छा होता है वो ये, आपके समाज में उतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि धन की उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन परिवारों में होती है उनका तरीका ये होता है कि मान लीजिए आपका बच्चा कहे कि मुझे एप्पल का फ़ोन चाहिए, और फादर की इनकम बेचारे की महीने की 50,000, 60,000, 70,000 रुपये है, एप्पल का फ़ोन कैसे दे? तो 2-3 तरीके हैं। पहला ये कि डांट के भगा दे उसको, दूसरा ये कि पैसा उधार लेके एप्पल का फ़ोन दे। ये दोनों तरीके गलत हैं। तीसरा तरीका ये कि उसको बिठाए साथ में और बोले कि देख बेटा, ये है मेरी सैलरी 70,000 रुपये, ठीक, ये आया पैसा, इसमें टैक्स लग गया 7,000 रुपये, 63,000 रुपये हैं, बैंक का लोन है 11,000 रुपये, अब बचे 54,000 रुपये, 52,000 रुपये, घर का खर्चा ये है, तुम्हारे स्कूल की फीस ये है, तुम्हारी बहन के स्कूल की फीस ये है, कपड़ों का खर्चा इतना है, बिजली का इतना है, पानी का इतना है, इतना बचा है, इतना पैसा खर्च करता हूँ म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में, ताकि जब तुम बड़े हो और तुम्हें अपनी फैक्ट्री लगानी हो तो उसके पैसे इकट्ठे हो सके। अब तुम ये बताओ कि इनमें से कौन सा खर्चा काट के तुम एप्पल का फ़ोन दिलवाऊं? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि वो खुद मना कर देगा कि पापा मत दिलवाइए। समझाने की बात भी तो है ना, केवल डांटने से या मना करने से क्या बात बनेगी? हाँ, लेकिन ये उदाहरण आप पे लागू नहीं हो रहा होगा क्योंकि So we have to wrap it up. So Good evening, sir. My name is Sonali Jain and I'm an educationist. First and foremost, हम सबको पेरेंटिंग के बारे में बहुत वन ऑन एक्सपीरियंस है, पर फिर भी आपके सारे जो डिलीवरी है, आपकी जो एड्रेस है, उससे हम सबको रिचार्ज हुए हैं, उसके लिए धन्यवाद. I just want to bring to everybody's notice a little bit more serious topic which I as an educationist also face, and that is the aggravation of depression, anxiety and even suicide in the students. तो ये जो हम स्पेशली अगर यूपीएससी का नाम सुनते हैं और कोटा का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आईपीएस आईएएस से ख्याल तो आते ही हैं, एंड ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ दैट, बट सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ना केवल वहाँ, यहाँ दिल्ली में भी, बड़े शहरों में भी, छोटे शहरों में भी. सो इसका क्या कारण है? इज़ इट बिकॉज द चिल्ड्रन ऑफ टुडे, द जनरेशन ऑफ टुडे इज़ लेस रेजिलिएंट, उनमें सहनशीलता की कमी है, या हम पेरेंट्स की कमी है कि हमें इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन उनको देते हैं और उन्हें एज आपने कहा स्ट्रगल से गुजरने नहीं देते, या फिर हमारा जो समाज है वो अभी भी पिछड़े हुए समाजों में ही है जहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की पोजीशन आ गई है, जहाँ लाखों करोड़ों सीट्स लोग हैं लेकिन सीट्स खाली 100 या 200 अवेलेबल है. So what is your take on it and how can we get rid of the situation or at least bring it into control as parents? Thank you. सुसाइड क्यों होता है इसका जवाब कुछ लोगों ने बहुत रिसर्च करके दिया हुआ है, मैं उसी को थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ. आपने कहा क्या हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछड़े हुए समाजों में सुसाइड्स नहीं होते हैं. आप किसी ट्राइबल सोसाइटी में सुसाइड कभी नहीं सुनेंगे. यहाँ तक कि अगर आप सुसाइड को स्टडी करेंगी तो आप पाएंगे कि जैन समाज में बाकी समाजों की तुलना में कम सुसाइड्स होते होंगे. इसके साथ साथ मुस्लिम्स में काफ़ी कम होते होंगे. एक मैक्स वेबर नाम के बहुत प्रसिद्ध सोशियोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने स्टडी किया, एमाइल डर्कहाइम ने किया, 26,000 सुसाइड केसेस को स्टडी किया निष्कर्ष निकालने के लिए कि सुसाइड क्यों होता है. और इंटरेस्टिंग बात है, जो जजमेंट था उसमें एक ये था कि दबाव रहे तो सुसाइड कम होता है, ना रहे तो ज़्यादा होता है. जो फैमिली में है, बेशक फैमिली ठीक ना हो तो सुसाइड होने की संभावना कम है, अकेला है तो ज़्यादा है, प्रोटेस्टेंट है तो ज़्यादा संभावना है, कैथोलिक है तो कम संभावना है. ऐसे कई उन्होंने रिजल्ट्स निकाले. तो ज़्यादा क्यों होते हैं सुसाइड? इसकी बड़ी वजह यह है कि जब बच्चे अपने घरों से दूर होते हैं, परिवार से इमोशनल बॉन्डिंग उतनी नहीं होती है, अच्छे दोस्त नहीं होते, कंपटीशन ज़्यादा है, जिसकी दुनिया में रिश्ते नहीं हैं, जिसकी दुनिया में अच्छे दोस्त दो चार नहीं हैं, जिसकी अपने पेरेंट्स के साथ अनकंडीशनल बॉन्डिंग नहीं है, वहाँ ये खतरा ज़्यादा होता है. इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि माँ बाप की भूमिका क्या है. उनमें से एक को, आमतौर पे माँ को अनकंडीशनल लव देना चाहिए और एक को, आमतौर पे पिता को, कंडीशनल लव देना चाहिए. कंडीशनल लव का मतलब है रिस्ट्रिक्शन के साथ कि बेटा ये करोगे तो प्यार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा.
ये नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा। बच्चा कुछ कर दे तो उसको प्यार किया, शाबाशी दी, सब कुछ दिया, ताकि बच्चे को ये आदत हो कि सब चीज़ें मुफ्त में नहीं है, मुझे भी कुछ परफॉर्म करना होगा। और माँ की तरफ से उसको ये भरोसा हो कि कुछ भी बिगड़ जाए ये तो है ही मेरे साथ। तो एक अनकंडीशनल लव, ताकि कुछ भी दिक्कत आ जाए तो उसको पता है कि एक सहारा है, और दूसरा व्यक्ति हल्का हल्का तनाव देता रहे, स्ट्रगल देता रहे, ताकि बच्चा आगे भी तो बढ़े। दोनों काम करने हैं। मैं दावे से कह रहा हूं कि जिन घरों में बच्चे और माँ बाप ठीक से बात कर लेते हैं वहां सुसाइड नहीं होते। जिस बच्चे के साथ दो बढ़िया दोस्त हैं वहां सुसाइड कभी नहीं होगा। एक वीडियो कोरोना में बहुत पॉपुलर हुआ था, आपने भी देखा होगा व्हाट्सएप पे। मैं चाहता हूं कि कभी ऐसा मेरे परिवार में हो, हालांकि चांस कम लग रहा है मुझे। क्या वीडियो है? एक सिख फैमिली है, पिता बीमार है, बिस्तर पे लेटा हुआ हॉस्पिटल में। उसको खुश करने के लिए उसकी बेटी, बेटा, पत्नी और माँ डांस कर रहे हैं म्यूजिक पे। और मैं सोच रहा हूं कितना सुंदर परिवार है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, उसकी बेटी, बेटा, पत्नी और उसकी माँ जिसकी उम्र 80 साल के आसपास है, वो सब भंगड़ा डांस कर रहे हैं ताकि वो बेड पे लेटे लेटे खुश हो, और वो हंस रहे साथ साथ। इतनी अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग किसी परिवार में होगी ना तो सुसाइड नहीं होगा। तो मैं आपसे जो कहना चाहूंगा, हमारे बच्चे ऐसा ना करें। सिंपल तरीका है, दिन में एक बार बच्चे से प्यार से बात करनी है, उसकी हर बात को सुन लेना है। अगर आपका बच्चा अपनी खराब से खराब बात आपको बता पा रहा है और आप बिना जजमेंटल हुए कह पा रहे हैं बेटा इस उम्र में होता है, ध्यान रखना, कोई बात नहीं, हमारे साथ भी हुआ था, ठीक हो जाता है, डरना मत, हम तो है ही ना साथ में, चिंता मत करना, कभी कुछ नहीं होगा।